बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग के 3 हिस्से होंगे। पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और एहतसाबी सूरत हाल। आगाज़ करते हैं एहतसाबी सूरत हाल के हवाले से। 25 साल पुराना एक केस था जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर था और वो उसमें बरी हो चुके थे। 4 उसमें अपीलें थीं। एक आरएसएस ट्रैक्टर का केस था, एक ARY गोल्ड का केस था, एक पोलो ग्राउंड का केस था और चौथा केस जो था वो SG कोटेक्ना का केस था। उस पर वो बरी हुए थे तो नैब ने अपीलें दायर कर रखी थी उनकी बर्रियत के ख़िलाफ़। 25 साल गुजर जाने के बाद आज नैब को ये एहसास हुआ है कि इस पे जो मज़ीद तहकीक और तफ्तीश होगी ये एक लाहासिल मश्क होगी। इसलिए नैब ने अपनी वो 4 अपील्स जो हैं बर्रियत के ख़िलाफ़ जो दायर की गई थी उसे वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। यूँ जरदारी साहब जिस केस में बरी हुए थे उसकी बर्रियत के ख़िलाफ़ नैब जो तहकीकात कर रहा था वो तहकीकात अब बंद हो जाएगी। दूसरा केस जो था वो मेट्रो का केस था, जो मुल्तान की मेट्रो थी, उसमें करप्शन के इल्ज़ामात थे और इब्तदाई तौर पे जब केस चला था तो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनका भी नाम था, लेकिन बाद में उनका नाम निकाल दिया गया। इस पे जो करप्शन थी वो 1 अरब 53 करोड़ और 30 लाख रुपए की करप्शन का ये केस था। अब जो नैब इस्लाहात का बिल पास हुआ है उस नैब इस्लाहात के बिल के बाद एहतसाब अदालत सेकंड ने ये फ़ैसला किया है कि 11 मुल्ज़िमान बरी होते हैं, तो उन 11 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। इसमें 2 चीनी बाशिंदे भी थे जिन्हें अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी थी। 11 जो मौजूदा लोग थे उनको इस केस से बरी कर दिया गया। ये नए नैब कवानीन के तहत हुआ है। उसके अलावा आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि क्या कोई है कि जो नैब कवानीन से जिसे इस्तिस्ना ना मिला हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अदालतों के सामने जो केसेस जाते हैं अदालत को भी इस बात का इदराक है कि नए कवानीन के तहत आपने जहाँ पे मुद्दा ये बनाया है कि हमने नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया है, इन्हें मुख्तलिफ महकमा जात में बांट दिया गया है, यानी अगर इससे कम की करप्शन होगी तो नैब नहीं देखेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी तहकीकात नहीं हो सकती, वो कोई और इदारा देखेगा। अब इसके ऊपर अदालत के रिमार्क्स क्या है कि क्या कोई ऐसा है कि जो नैब से जिसको इस्तिस्ना मिल गया हो या रह गया हो। उसके अलावा बात ये यहाँ तक आन पहुँची है कि ख्वाजा हारिस की जानिब से भी बात की गई उसमें, और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात की गई है कि बात 50 करोड़ की नहीं है, इसे 10 करोड़ तक भी ले आएंगे। लेकिन बात यह है कि किसी को तंग ना किया जाए। नैब पुराने जो केसेस नैब के बनाए जाते थे हमने सिर्फ उस निज़ाम के ऊपर सवाल उठाया था, तो इसलिए ये 50 करोड़ तक लेके गए। आज के व्लॉग के अंदर मैं किसी जगह भी अपना तज्जिया पेश नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हकाइक बताऊँगा और स्टोरीज सिर्फ आपको बताऊँगा। अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, जहनी बलूगत उनकी इतनी हो चुकी है कि वो ख़बर की बुनियाद के ऊपर तज्जिया खुद से अखज़ कर सकते हैं और बेहतर तज्जिया अखज़ कर सकते हैं कि अगर उन्हें स्पून फीडिंग ना की जाए, उन्हें बताया ना जाए कि हाँ ये तो है लेकिन इसके पीछे ऐसे भी हो सकता है, अगर इस तरह की बात ना की जाए तो अवाम उसका बखूबी इदराक रखते हैं। तो ये फ़ैसला आज के तज्जिए का मैं अवाम के ऊपर छोड़ता हूँ। अब आते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ये है कि पंजाब में गंदम की कमी का सामना है। सिर्फ 2 माह के रिजर्व पंजाब में मौजूद हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को बारहा ये इस्तदा की गई कि हमें गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाए। वफाक ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि इसके मद्दे मुकाबल सिंध को दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो सिंध ने दरामद कर ली, लेकिन पंजाब बारहा इस्तदा करने के बावजूद पंजाब को इजाज़त नहीं दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब वो ये बात करते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब की हुकूमत ने जो साथ देने का फ़ैसला किया, इस वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब के अवाम से बदला ले रहे हैं और पंजाब के हिस्से जो 1.7 खरब के वाजबात वफाक की तरफ थे वो भी अभी तक नहीं मिले, यानी 170 अरब के वाजबात अभी भी सिंध ने वफाक ने पंजाब को देने हैं। तो पंजाब में अगर गंदम का बहरान यूं ही रहा, 2 माह के स्टॉक भी ख़त्म हो गए, अभी जो फैसिलिटेशन के लिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो
सस्ते डेस्क लगाए गए हैं वहाँ पे भी स्टॉक खत्म होता जा रहा है। तो जो 40 रुपए किलो आटा किसी दौर में होता था वो अब 120 रुपए किलो में भी नायाब होता जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब इसका स्टॉक खत्म होना शुरू होगा तो इसकी कीमत कहाँ तक जाएगी, सूरत हाल क्या होगी। कहत साली के खदशात बहुत पैदा हो रहे हैं पंजाब के अंदर। ये सिर्फ मौजूदा सूरत हाल नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। बसूरत दीगर हमें बहुत बड़ी कहत साली का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं, बहुत से इलाकों के अंदर अभी तक पानी मौजूद है, पानी की निकासी नहीं हो सकी। हम तो ये कहते हैं कि सैलाब के बाद ज़मीन जो है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ से पानी ही नहीं निकलेगा, नहीं कोई काश्त ही नहीं हो सकती, तो ज़मीन का क्या करेंगे आप फर्टाइलिज्म का क्या करेंगे। मौजूदा सिंध की सूरत हाल भी ऐसी ही है कि सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर अभी भी पानी मौजूद है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियों का सहारा ले रहे हैं और उन्हें जो ट्रैवलिंग है वो बहुत महंगी पड़ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि खुदारा कोई ना कोई तरीका कार निकालिए, पानी अगर आप नहीं निकाल सकते तो कश्ती सिस्टम ही कुछ ऐसा निकाल दीजिए कि जिससे लोगों को कोई सहूलियात हो सकें। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पंजाब के जितने भी काश्तकार हैं, किसान हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इसके ऊपर काश्त के ऊपर हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके मद्दे मुकाबिल हमें जो हमारी भरपाई मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो इसलिए बहुत सारे किसान जो हैं वो गंदम बीजने की बजाय उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो पंजाब में ज़्यादातर जो रुझान इस वक्त पैदा हो रहा है वो सरसों काश्त करने का हो रहा है। तो अगर सरसों काश्त हो गई पंजाब में बड़े पैमाने पे, दूसरी सूरत में पानी की निकासी ना हो सकी तो ज़मीन वो भी जाती रही, तो तीसरी सूरत फिर यही देखने को मिलेगी कि यहाँ पे गिरेबान पकड़े जा रहे होंगे, लोग आटे के हुसूल के लिए कतारों में खड़े तो होंगे, लेकिन किसी न किसी का सर फाड़ने के बाद ही कोई ना कोई गंदम का थैला ले सकेंगे। बसूरत दीगर कोई और चारा दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। गंदम दरामद भी करनी है तो उसका मैकेनिज़्म अपनाइए। रशिया से दरामद कर रहे हैं बहुत से ममालिक, आप भी रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कीजिए। और दूसरी सूरत में इतने अरसे के बाद, यानी दहाइयों के बाद, वो जो किसान खुशहाल हो रहा था और अब किसान ने फिर से अपने इरादे तब्दील कर रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर ज़रई तौर पर आप खुद कफ़ील ना हुए और आपको दूसरों पर इन्हसार करना पड़ा, तो सोचिए कि आप अपनी इंडस्ट्री में दूसरों पे इन्हसार कर रहे हैं। एक जिस चीज़ में आप खुद कफील थे उसमें दूसरों पे इन्हसार करना पड़ा, तो आपकी माशी सूरत हाल क्या होगी। आज हमारे वज़ीर ख़जाना ने एक बात तो कही है, पेट्रोल के हवाले से उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर भारत खित्ते का मुल्क है और वो रशिया से पेट्रोल ले सकता है और सस्ते दामों ले सकता है और टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मनवा सकता है, तो हम उससे कम पे बात करेंगे या कम अज़ कम भारत के बराबर बात करेंगे, उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये हमारा भी हक बनता है और वाशिंगटन की जानिब से हम पे कोई ऐसी कदगन नहीं है। जब वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर हमें ये देखना होगा कि कितने अरसे में वफाकी हुकूमत जो है वो रशिया से सस्ते दामों तेल की फराहमी को मुमकिन बनाती है। एक खुश आइंद बात है या परेशान कुन बात है, इसका तज्जिया भी आप ही लगाइए। चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गैस और LNG के रिज़र्व को मजबूत बनाया जाएगा, उसके बड़े बड़े रिजर्वेशन के ज़खायर बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो चाइना की इंडस्ट्री है उसके प्लांट पाकिस्तान में लगाए जाएंगे और पाकिस्तान में सनत को फ़रोग दिया जाएगा। ML1 का मंसूबा दोबारा से शुरू किया जाएगा। माजी में जब ये शुरू किया गया, इसकी उस वक्त लागत जो थी वो 6 अरब डॉलर थी। उस वक्त डॉलर तकरीबन 100 रुपए के करीब था, यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर उसे कन्वर्ट करें, ये भी हमारे वजीर खजाना के ही ज़बानी अल्फाज हैं, पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट करें तो 600 अरब रुपया बनता था। अब डॉलर की कीमत जो है वो 200 से ऊपर है, 222 रुपए के करीब है। अब जो उसकी लागत बताई जा रही है वो 12 अरब डॉलर बताई जा रही है। उसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 2400 अरब रुपए उस पर लागत आएगी। अब इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। वज़ीर ख़जाना से ये सवाल किया गया कि ख़बर ये है कि बहुत से जो पाकिस्तान के सरकारी मंसूबे हैं या सरकारी जो ज़खायर हैं वो गिरवी रखवाए जा रहे हैं। किसके बदले? जो इमदाद आप वसूल कर रहे हैं या आपने जो दूसरे ममालिक से या IMF से जो आपने लोन लेना था उसके मद्दे मुकाबिल आप अपनी चीज़ों को गिरवी रखवा रहे हैं, जिसका उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर सूदी निज़ाम की तरफ जाएं तो आपका सब कुछ गिरवी रखवाया जाता है। अगर इस्लामी निज़ाम पे जाएं तो इस्लामी निज़ाम के तहत भी आपको कोई एक चीज़ गिरवी रखवाना पड़ती है, इसलिए वो चीज़ें गिरवी रखवाई जा रही हैं। वो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं, मोटरवेज़ होंगी, उसके अलावा बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं उनको गिरवी रखवाया गया है। उसका
मतलब ये बनता है कि अगर मुस्तकबिल के अंदर हम ये पैसा आपको दुगने दामों वापस नहीं कर पाएंगे या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वापस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी अजारादारी फिर आपके हाथों में होगी, ये हमारे हिस्से से निकल जाएगा। अब इस पे कितनी प्लानिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर सियासी अगर पेचीदगियों की बात करें तो जिस तरह खामोशी दिखाई दे रही है एक दिन के वक्फे के बाद, तो उस खामोशी का पेश खैमा क्या होगा? क्या कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है या फिर ये तूफ़ान नहीं है, ये कोई लंबी प्लानिंग हो रही है? 9 साल के अंदर चाइना ने ये सारे मंसूबे पूरे करने हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है? अभी वो नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि नए इंतखाबात में अगर निगरान हुकूमत आ जाती है तो निगरान हुकूमत के हाथ में कितने इख्तियारात होते हैं ये सबको पता है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके ज़हन में क्या चल रहा है? आज का तज्जिया मेरी तरफ से नहीं, आज का तज्जिया ओपन है। कमेंट सेक्शन में अपने तज्जिए से आगाह करें कि आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी एहतसाबी निज़ाम कौन सा रुख इख्तियार कर रहा है और मुस्तकबिल में ये कौन सा पेश खैमा साबित होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।